स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 2। क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो आपने अच्छा देखकर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उससे आगे के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आपने इसका पहला फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके वहां से अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एल्कोहल तथा एल्कोहल और जल के विलयन में आणविक उन्नयन क्रिया का क्या कार्य है? यानी कि अल्कोहल तथा जल का कोई विलयन है, आणविक विलयन है, विलयन में आणविक उन्नयन की क्रिया का क्या कार्य होता है? तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एल्कोहल तथा जल दोनों प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंद होते हैं। यानी कि एल्कोहल हो सकता है, जल, दोनों में क्या होते हैं? प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंद होते हैं। जब दोनों को एक साथ मिश्रित किया जाता है, जब दोनों को क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे, तो एल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बंध बन जाता है। अंतरा आणविक मध्य क्या बन, एक बंध बन जाता है जो है होता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है। चूंकि एल्कोहल या जल के अणुओं के अंतरा क्रिया एल्कोहल जल के अणुओं के बीच आंतरिक बल से अधिक प्रबल होती है। ठीक है। इसीलिए परिणामी विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कैसा विचलन प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तथा अवयवों की तुलना में अधिक बाष्प दाब, कम क्वथनांक प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम बढ़ने के साथ साथ गैसों की द्रव में विलय होने की प्रवृत्ति सदैव कम क्यों होती है? यानी कि अगर बात की जाए, ताप तो बढ़ता है लेकिन अगर जो गैस होती है उनकी द्रव में विलय जो होती है उनकी क्षमता क्यों कम हो जाती है? क्यों सदैव विलय जो होने की दर आती है वो कम होती जाती है? देखिए क्या होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, तापक्रम में वृद्धि के साथ साथ द्रव में गैस की विलेयता, ताप में वृद्धि के साथ साथ द्रव में गैस की विलेयता घटती है। अगर ताप में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ द्रव की जो होती है गैस में विलेयता वो क्या होती है? घटती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विलयीकरण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी, जो विलयीकरण प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे प्रबल तापक्रम बढ़ता है, जैसे जैसे ताप जो होता है बढ़ता है, साम्यावस्था बाईं ओर विस्थापित होती है और विलयन गैस मुक्त हो जाती है। जो विलयन होता है उससे क्या होती है? गैस निकल जाती है। इसी के कारण ताप बढ़ने के साथ साथ द्रवों की गैस में विलेयता घटती जाती है या कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? देखिए, ओम का नियम आप अच्छे से समझ लीजिए। ओम का नियम होता है, ऐसा नहीं फिजिक्स में आता है, आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में आए तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार एक चालक पर स्थित विभवांतर, कोई चालक है उस पर कोई विभवांतर स्थित है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके क्या होता है? समानुपाती। कोई चालक है उसमें विभवांतर अगर स्थापित है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है। यदि किसी चालक पर स्थित विभवांतर वोल्ट बी है तब विद्युत धारा आई हो। धारा को एम्पियर में, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और जो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। ओम के नियमानुसार बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, तो हमारा नियम कहता है, हमने क्या किया, जो इसका प्रोपोर्शनल था उसको हटाकर युगफल लगाया, आर लगाया, जहां आर क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। क्या है? नियतांक। इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होगा? ओम होता है, जिसे इस ओमेगा से भी निरूपित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के समानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होती है। समझिए, कोई चालक है उसका प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई एल के क्या होता है? समानुपाती
तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए लंबाई कोई चालक है, तार है, चालक का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होगा, और उसकी जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगी, उसको क्या कहते हैं, उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इनको दोनों को हल करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा और हमारा एक सूत्र आ जाएगा। इस प्रकार से इस परिभाषा को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चालकता के बारे में। विद्युत चालकता क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत अगर प्रवाहित करने की सहजता को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर माना जाता है। चालक का प्रतिरोध होता है उसके क्या माना जाता है? व्युत्क्रम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु का ये आपको चित्र बनाना है, अच्छा सा डायग्राम प्यारा सा दिया गया है और आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और इसका ये जो है एक सूत्र आता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी सेल। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम इन क्वेश्चन को एक एक करके समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन भी आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, विद्युत वाहक बल की। इसको इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं किसकी? संचारण की। संचारण क्या होता है? संचारण की आप सिंपल परिभाषा समझिए। देखिए संचारण क्या होता है? जब कोई लोहा जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। आपने देखा होगा अगर आप लोहे की कोई चीज़ है या कील है, उसको जब आप फील्ड यानी कि खेत में देखते हैं, कई सालों में पड़े होने के बाद उस पर जंग लग जाती है। वो जो जंग लगती है वो संचारण के कारण ही होती है। आयरन पर जंग लगना, तांबे पर कांसे की हरी परत जमाना आज संचारण है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर है प्रथम कोट की अभिक्रिया गैस प्रवस्था अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको देख लीजिए। ठीक है, पूरा अच्छे से समझ लेना। अब बात आती है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 99% पूर्ण होने में समय की क्रिया 90% पूर्ण होने में समय की क्रिया की दोगुनी है। यानी कि अगर कोई अभिक्रिया 99% पूर्ण होने में लगा जो समय लगता है वो 90% जितना आप संपूर्ण होने में समय लगता है उसका 2 गुना है। देखिए अब मान लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये तो है सूत्र। ठीक है, अब हमने मान लीजिए 99% पूर्ण होने में लगा समय, फिर हमने क्या किया, ए का मान सदैव इतना होता है 99 - 1। ठीक है, क्योंकि एक मान लिया। अब देखिए T90 माने इतना आ गया और फिर 90% पूर्ण होने में लगा समय और ये हमारा स्पष्ट रूप से क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर है सिद्ध की क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया 40 मिनट में 30% पूर्ण होती है, विघटित होता है। तो 1/3 T½ की गणना कीजिए। T½ की गणना करने के लिए पहले तो हम लगाएंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र। यहाँ से हमने निकाल लिया वेग स्थिरांक यानी कि K का मान इतना आया। फिर इसको हमने K के मान में रख दिया और हमने T½ निकाल लिया। ठीक है, कोलॉइडी तंत्रों के प्रकार, प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक गुण या इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव, आप इसको समझ लेना। टिंडल प्रभाव का अच्छे से संकुल टिंड भी कहा जाता है इसको। आप इसका ये डायग्राम है, प्यारा सा डायग्राम बना लेंगे और ये आपकी परिभाषा, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर आती है विपायसीकरण का क्या अर्थ है। 2 विपायसीकरण के नाम लिखिए। किसी पायस को उसके संघट्य अवयव में विभाजित करने की प्रक्रिया को विपायसीकरण कहते हैं। पायस का विपायसीकरण उसे उबालकर अथवा सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल देखिए, नाइट्रिक अम्ल के ऊपर पूरा कुछ है इसके वीडियो के अंदर। देखिए पहले तो हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की साधारण विधि। ठीक है, साधारण विधि हो गई, ये तो है नाइट्रिक अम्ल बनाने की साधारण विधि। फिर हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। 2 विधियों से किया जाता है, बर्कले हर्टले विधि और एक ओस्टवाल्ड विधि। तो पहले हम देखेंगे क्या, बर्कले हर्टले या आइसलैंड विधि। ठीक है, इस विधि से आप इसको भी अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और इसमें जो परिभाषा थ्योरी आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का इस प्रकार से। अब ये पूरा कुछ है नाइट्रिक अम्ल के बारे में, रासायनिक गुण और टोटल है। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, अपघटन तक रासायनिक गुण के सारा कुछ है नाइट्रिक अम्ल के बारे में इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको पूरे को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसको तैयार करने के बाद इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आके लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है और रिवीजन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको बताती है कि हमें
क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।